अगर आप चाहते हैं आपके लक्ष्य को पाना तो करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूं आपके लिए बेहतरीन डिक्टेशन। तो करते हैं आज एक नया डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगा सिर्फ 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मानव जीवन में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। ये कर्म मानव की विवेक शक्ति से ही संचालित होते हैं। सांसारिक जीवन में सामान्य जन जब अपने विवेक रूपी धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके आत्मा का पतन होता है। गलती की बाद जब मन धिक्कारता है तो आत्मग्लानि भी होती है। व्यक्ति का मन मति रूपी जननी के गर्भ में जाता है तो कुछ दिनों तक वह व्यक्ति आंतरिक पश्चाताप करता है, परंतु यह पश्चाताप ज्यादा दिन नहीं टिक पाता तो फिर गलतियों को दोहरा बैठता है। अपमान, दुत्कार, स्वाभिमान गिरवी रखकर मिली उपलब्धि व्यक्ति को भीतर ही भीतर खोखला और कमजोर करती है। मति की गति सकारात्मक है तो जीवन आनंदमय रहता है, वहीं विवेक नष्ट पर जो कदम उठते हैं वे अपमान और शमशान की ओर ही ले जाते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान विवेक रूपी कृष्ण पंच ज्ञानेंद्रियों के स्वरूप पांडवों की रक्षा करते हैं। इसीलिए निंदनीय कर्म रूपी कौरव पांडवों के आगे घुटने टेकते हैं। व्यक्ति की मति ही व्यक्ति के जीवन गति को निर्धारित करती है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा और फिर उसी अनुरूप जीवन होगा। यहाँ अन्न का आशय खाद्य पदार्थ से न होकर सद्विचार और सात्विक चिंतन से लिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर उसके रहन सहन, चिंतन, मनन और परिवेश आदि का पूरा प्रभाव पड़ता है। आत्मा की कोई अद्भुत शक्ति और वजन तो है ही कि जब शरीर में आत्मा रहती है तो व्यक्ति पानी में डूब जाता है और आत्मा निकल जाने के बाद पार्थिव शरीर डूबने के बजाय तैरता है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति के जीवन में वैचारिक और मानसिक धरातल पर जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। व्यक्ति को इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए अपने विवेक और आत्मबल को खूब मजबूत बनाना चाहिए। उसी से आत्मा और शरीर के साथ समग्र व्यक्तित्व को शक्ति मिलेगी। वर्तमान में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। नौकरी रोजगार के लिए लोग इस जिले से उस जिले, एक राज्य से दूसरे राज्यों में मारे मारे फिर रहे हैं। कहीं नौकरी की थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो युवक युवतियां टूट पड़ रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात हो तो भीड़ और बढ़ जा रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी को अब भी बेरोजगार युवा और उनके परिजन आर्थिक सुरक्षा मानते हैं। ऐसा ही एक वाकया कोलकाता में सामने आया है। महानगर के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में शवों को संभालने के लिए प्रयोगशाला सहायक, जिसे डोम भी कहा जाता है, उसके रिक्त 6 पदों के लिए वैकेंसी निकली तो 8,000 आवेदक
पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोम पद के लिए आवेदन करने वालों में इंजीनियर, स्नातक और परा स्नातक कर चुके लोग भी शामिल है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रेजुएट के साथ साथ इंजीनियरिंग और परा स्नातक कर चुके लोग तक बेरोजगार हैं और डोम के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि इस पद के लिए आवश्यक योग्यता महज 8वीं पास ही है। बावजूद इसके इंजीनियरिंग, परा स्नातक और स्नातक करने वालों ने आवेदन किया है। यह बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति बयां कर रही है, परंतु यहाँ सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है। क्या यह उन युवाओं को मिली शिक्षा के मानक पर सवाल नहीं है? यदि इंजीनियरिंग करने के बाद भी वे बेरोजगार हैं, तो यह हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल है। क्या हमारे शिक्षण संस्थानों में सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा दी जा रही है? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमारे देश में नई शिक्षा नीति बनी है, जिसमें स्कूल से ही बच्चों को इस लायक बनाने की योजना है कि वे नौकरी के पीछे नहीं, बल्कि स्वरोजगार के पीछे अधिक भाग सकें। परंतु इसमें भी बंगाल की तरह कुछ राज्य सरकारें सियासत ही देख रही है। यहाँ ममता सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आखिर इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को डॉम की नौकरी के लिए क्यों आवेदन करना पड़ रहा है। यदि विपक्षी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही है कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के माध्यम से राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है और इससे 28 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फिर आखिर कहाँ है निवेश और रोजगार? इसीलिए जरूरत ऐसी शिक्षा की है कि युवाओं को सरकारी या अन्य सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़े। राज्य सरकार कोरोना काल में भी शिक्षा के उन्नयन को गतिशील है। कोरोना के कारण 1.5 साल से सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन कार्य प्रभावित चल रहा है। इस दौरान अधिकांश दिन स्कूल बंद रखने पड़े। पढ़ाई के प्रति अभिभावकों का रुझान और बच्चों की लगन कम न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं में दी जाने जा रही प्रोत्साहन राशि को इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है। बिहार ने हर एक को शिक्षित करने की मुहिम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल खड़ा किया है। इसका अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में शिक्षा की रोशनी से हर गांव घर को रोशन करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसने खासकर बालिका शिक्षा को काफी मजबूती प्रदान की है। गांव देहात में यह परंपरा ठहर सी गई है कि बालिकाएं घर में चौका बर्तन के लिए होती हैं। बड़े बुजुर्गों ने भी इस कुरीति से मुंह मोड़ लिया है। वे अब गांव से दूर पढ़ाई करने के लिए जाने पर अपने घरों की लड़कियों को रोकते टोकते नहीं। हालांकि बड़ा योगदान सरकारी प्रोत्साहनों को ही है। सरकार की ओर से मुफ्त कॉपी किताबें, शुल्क माफी, पोशाक और साइकिल के लिए राशि दी जा रही है। 75% हाजिरी पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर भी 75% हाजिरी
के नियमों में ढील देकर स्कॉलरशिप जारी रखना बड़ी राहत सम्मान है। इसका लाभ प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत एवं अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस साल भी मिलेगा। 1 से 12वीं तक के तकरीबन 2 करोड़ विद्यार्थियों को यह लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग में इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंत्री की सहमति के बाद वित्त विभाग को इसे भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर अक्टूबर में बच्चों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछले वर्ष शिक्षा को प्रोत्साहन मद से बच्चों के खाते में 3,103 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इस साल 3,676 करोड़ रुपए भेजे जाने हैं। सरकार का यह निर्णय पढ़ाई के प्रति गंभीर बच्चों के साथ ही अभिभावकों का हौसला भी बढ़ाएगा। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिली स्टेनोग्राफी के माध्यम से। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए बेहतरीन डिक्टेशन। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।